नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को सड़कों से स्थायी रूप से डॉग शेल्टर्स में ट्रांसफर करने के अपने पहले के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया उन्हें छोड़ने का फरमान भी जारी कर दिया। कोर्ट ने पूरे देश में इसे लागू करने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि कुत्ते आवारा हैं, लेकिन किससे गवारा हैं? सुप्रीम कोर्ट का शर्तों वाला फरमान, कुत्ता अग्रेसिव या सामान्य, कैसे होगा फैसला? सड़क पर कुत्ते जो खाना कौन दे रहा है उनको, इसकी निगरानी कैसे होगी? डॉग लवर्स खुश, बाकी हैं कई सवाल। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉग लवर्स को बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगाकर वापस उसी इलाके में छोड़ने के आदेश दिए जहां से उनको पकड़ा गया था। बता दें कि फैसला 3 जजों की बेंच ने सुना। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ दिया जाए। कुत्तों को छोड़ने से पहले इनकी नसबंदी की जाएगी और इन्हें एंटी रेबीज टीका दिया जाएगा। आक्रामक और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें अलग जगहों पर रखा जाएगा। अब कुत्तों को सार्वजनिक नहीं बल्कि खास जगहों पर ही खाना खिलाने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका आदेश पूरे देश में लागू होगा। अदालत ने सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि जो इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी इस मामले में कई पेंच हैं जिससे स्ट्रीट डॉग्स की समस्या का समाधान होते नहीं दिख रहा। डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी उठा रहे हैं। हम खुश हैं, काफी अच्छा लगा हमें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हित में ऑर्डर पास किया है। बट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनके लिए अलग से प्लेस बनाएंगे फूड के लिए। बट आप ये बताइए ना कि जो डॉग्स हैं वो अपने एरिया में रहते हैं, दूसरे एरिया में थोड़ी जाएंगे फीड करने के लिए। देखिए, ये बहुत ही मिक्स्ड डिसीजन है। तो इन्होंने ये बोला है कि आप जितने भी डॉग्स हैं उन्हें स्टरलाइज करके वापस छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जितने एग्रेसिव डॉग्स हैं, ठीक है, जो एग्रेसिव हैं, उन्हें हम वापस नहीं छोड़ेंगे। बट द वे दे कम एंड पिक द डॉग्स, राइट, तो वो ऑब्वियसली रिटेलिएट करेगा, ठीक है। जब आप उसे उठाएंगे, जब आप उसे पकड़ेंगे जबरदस्ती, तो रिटेलिएशन होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड कर रही है या एमसीडी कैसे डिसाइड करेगी कि ये डॉग एग्रेसिव है या ये डॉग एग्रेसिव नहीं है। देश में डॉग बाइट्स के मामले की बात करें तो साल 2024 में 37 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। 2024 में कुत्तों के काटने से 37 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। 2024 में भोपाल में कुल 19,285 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। भोपाल डॉग बाइट्स के मामलों में पूरे देश में 6ठे नंबर पर है। वहीं इंदौर में हर महीने डॉग बाइट के 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में डॉग बाइट्स के अधिक केस सामने आए। देश में डॉग बाइट्स के बढ़ते मामलों और इससे हो रही मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया था और इस पर सख्त निर्देश दिल्ली एनसीआर को लेकर जारी किए थे। लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ खड़े हो गए और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में संशोधन कर दिया। इसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि जब फिर सड़कों पर आवारा कुत्ते होंगे तो फिर इनके आतंक से कैसे बचा जा सकेगा और कौन स्ट्रीट डॉग कब हिंसक होगा ये कैसे पता चलेगा। यानी समस्या जस की तस बनी रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कई भी सवाल जो हैं अभी भी बने हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मित अशर जी हैं, वकील हैं, पीटा इंडिया से जुड़े हुए हैं। तनु दीक्षित जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और डॉक्टर गिरिजा गोयल जी हैं, पशु चिकित्सक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मीत अशर जी, लगातार हम देख रहे थे कि इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। अब आप लोगों का क्या टेक है इस पर? ये जो फैसला आया, क्या ये बैलेंस है? क्योंकि सवाल तो इसको लेकर भी उठ रहे हैं। और क्या ये व्यवहारिक है कि हम उनके जो स्पॉट हैं खाने के वो बना सकें, या फिर हम ये कैसे चिन्हित करें कि कौन डॉग अग्रेसिव है या कौन डॉग नहीं है?
जी, देखिए कोई भी सोल्यूशन सिंपल और क्विक नहीं हो सकता। सॉल्यूशंस अगर हमें इफेक्टिव चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, तो उसमें थोड़ा समय भी लगता है। जैसे जो फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट करने की आपने बात की, उसमें कुछ समय लग सकता है, बट ठीक है, होगा उसके ऊपर भी काम। और वो भी किसी एक दिन हम ऐसे पहुंचेंगे जहां पे एक्चुअली सारे जगहों पे फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट हो जाएंगे, बट ये एक प्रोसेस है, हमें पेशेंस रखना होगा। हम बिल्कुल इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड, साइंटिफिक और मानवीय रूप से सही ऑर्डर पास किया। क्योंकि जो पिछला ऑर्डर था, अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो सकता था। ऐसा ह्यूमन डॉक्टर्स का भी मानना था कि अगर कुत्तों को उठा के बाड़े में बंद कर दिया जाएगा, तो जो ये डॉग्स हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, जो स्टेरलाइज्ड हैं, तो जो हमारा सोसाइटी का जो एक वैक्सीन का लेयर है, जो इम्यूनिटी है रेबीज की, वो खत्म होने लगेगी। जिस तरह से कोविड में भी हमने देखा, जैसे ज्यादा लोग वैक्सीन लेते गए, वैसे वैसे कोविड कम होते गया। उसी तरीके से कोई भी वायरस, रेबीज भी एक वायरस है, तो उसी तरह से ये फंक्शन होता है। दूसरा, आप जो बात कह रहे हैं कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं, हमें समझना पड़ेगा कि हर चीज को बैलेंस करने के लिए प्लस और माइनस दोनों देखना होता है। जो फीडिंग की आप बात कर रहे हैं, वो फीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट किया है, बैन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रॉपर लोकेशंस दिए जाएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, कुत्तों की संख्या, उनकी अच्छा, मुझे सर एक बात बताइएगा इसमें, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है, ये धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन जितना मैं अपने आसपास डॉग्स को देखता हूँ, उनको समझता हूँ, इनका एक क्षेत्र होता है और उसमें ये चाहते नहीं कोई एंट्री करे। और खासकर अगर आप किसी को खाना भी दे रहे हैं, किसी डॉग को, तो वहाँ पर कई बार हिंसक हो जाते हैं कुत्ते कि किसको खाना है। अगर हम इनको एक जगह फीड करने की सोचें तो वो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल हो जाएगा? क्योंकि हर कुत्ता चाहेगा, उसमें भी जो डोमिनेटिंग है, शायद वही फीड हो पाए वहां पर, औरों को मौका ना मिले, तो वो फिर कैसे चीजें होंगी? क्योंकि ये भी मुझे प्रैक्टिकली लग नहीं रहा हो पाएगा। डॉग्स को उनके इलाके के हिसाब से देना पड़ेगा। ऐसे एक जगह पे पूरे म्युनिसिपल वार्ड में एक फीडिंग स्पॉट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला है कि अगर एक म्युनिसिपल वार्ड है नहीं, एक मैं छोटे एरिया की बात कर रहा हूँ सर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरे एक निगम का, मैं बहुत छोटे एक गली की बात कर रहा हूँ। मैं एक गली में भी 3 स्पॉट होते हैं डॉग्स के, एक इस नुक्कड़ पर बैठेगा, एक इस घर के सामने बैठेगा, एक इस घर के सामने बैठेगा। हाँ, तो जहां पे किसी के घर के सामने तो फीडिंग स्पॉट नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल, हाँ। लेकिन जिस कुत्ते की जो टेरिटरी है या जिन कुत्तों की जो टेरिटरी है, उसको देख के, जो भी कम से कम जहां पे लोगों का फुटफॉल है, उसको देख के फीडिंग स्पॉट दिया जाएगा। जैसे अभी सोसाइटीज में भी दिए जा रहे हैं फीडिंग स्पॉट। वो तो रूल 20 जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, उसके अंतर्गत सोसाइटी में तो फीडिंग स्पॉट देने का प्रावधान है। तो वो भी इसी तरीके से डिसाइड हो रहा है कि सोसाइटी में, ये तो सब जगह लोग रहते ही हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन सबसे सिक्लूडेड एरिया कौन सा है जहां पे कम से कम फुटफॉल हो और ऐसे टाइम पे लोगों खाना दे, जैसे लेट नाइट हो गया या अर्ली मॉर्निंग हो गया, जहां पे ज्यादा लोग नहीं है, तो डॉग्स ने अपना खाना खा लिया। मैं इसमें थोड़ा सा ये भी समझना चाहता हूं सर, क्योंकि जहां डॉग का खाना है वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव भी कई बार वहीं होता है। स्वाभाविक तौर पर जो उसको दे रहा है उसके लिए उसका एक स्नेह हो सकता है, लेकिन अगर उधर से कोई गुजर रहा है और उस समय वो फीड कर रहा है, तो उसको एक अनसिक्योरिटी आती है, कई बार इनसिक्योर रहता है वो। उसको फूड अग्रेशन कहा जाता है। वो कम्युनिटी डॉग्स में जो सामुदायिक कुत्ते हैं, उनमें ये इसलिए होता है क्योंकि इनको खाना ही नहीं मिलता है। तो इसलिए हम फीडर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग या अर्ली मॉर्निंग खाना खिलाएं या लेट नाइट, जब कम से कम लोग बाहर हो, ताकि इस टाइप का जो डॉग्स को फूड अग्रेशन है, वो किसी के साथ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो उसको लेकर। तनुज जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ये मामला तो गली मोहल्लों का है, हमारी गली, आपकी गली, वो कैसे मॉनिटरिंग कैसे होगी इसकी? गलियों में जा जाकर प्रशासन रोज तो घूम नहीं सकता कि सुबह कौन वॉक पर निकला था और वो एक बिस्किट खोला उसने और वो कुत्तों को फीड करता चला गया पूरे रास्ते सड़क पर। ऐसे केस हम देखते हैं जब मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, तो इसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, अभी हम सबसे अच्छी चीज अगर इस ऑर्डर की देखें तो जैसे कि 11 अगस्त को जो ऑर्डर आया था, जिसमें सभी स्ट्रीट डॉग्स को जो है स्ट्रे डॉग्स है, उनको एक शेल्टर होम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया था। उस आदेश से पशु प्रेमी निश्चित रूप से बेहद, खास करके डॉग लवर्स बहुत निराशावादी हो गए थे। लेकिन आज ये सराहना करनी चाहिए कि उस आदेश में जो संशोधन हुए हैं, उसके बाद अब शेल्टर्स में केवल उन डॉग्स को रखने की बात कही गई है जिन्हें या तो आक्रामक है, या जिन्हें रेबीज है, या जो बीमार है,
तो उस तरीके स्ट्रीट डॉग्स को जो है शेल्टर होम्स में रखा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि अब सभी को स्टरलाइजेशन प्लस टीकाकरण जो रेबिस के लिए जरूरी है। आज की तारीख में जितने स्ट्रीट पे डॉग्स हैं या स्ट्रे डॉग्स हैं, उन डॉग्स का रेबिस का इंजेक्शन हुआ है, उनका टीकाकरण हुआ है कि हमको नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट एक एश्योरेंस आएगा उन स्ट्रे डॉग्स के लिए कि उनका टीकाकरण अब किया जा चुका होगा भविष्य में आने वाले निकट समय में। और इसकी जवाबदारी जो है निश्चित रूप से, पहले ये मामला जब 11 अगस्त को ऑर्डर आया था सॉरी, तब दिल्ली एनसीआर तक सीमित था, लेकिन आज इसका ऑर्डर देशव्यापी समस्त राज्यों को नोटिस जारी किए गए हैं और अब समस्त राज्य अपने अपने तरीके से किस तरीके से इसमें आगे रूपरेखाएं बनाएंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉमन नियम सबके लिए बनाने की, सभी राज्यों को बनाने। एक चीज समझना चाहता हूं तनुज जी, इस ऑर्डर के बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति को रेबीज होता है डॉग के काटने से, तो क्या फिर वहां पर जिम्मेदारी तय हो सकती है इस ऑर्डर के बाद वहां के लोकल बॉडीज जो हैं या जिम्मेदार जो हैं उनकी? देखिए, आपका सवाल बेहद अच्छा है। हाँ। आज हमने कोविड वैक्सीनेशन कराया, 1 कोविड वैक्सीनेशन 2 कराया, फर्स्ट भी कराया, सेकंड भी कराया। हाँ। क्या हमको अब कोविड नहीं होगा? देखिए, एश्योरिटी किसी चीज की नहीं है। रेबिस टीकाकरण हमारे घर के पेट्स को भी जब हम रेबिस का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बावजूद भी कई बार उन्हें रेबिस जैसी संक्रमित और गंभीर बीमारी हो जाती है। तो देखिए, ये तो एक अलग ही मापदंड होगा, लेकिन निश्चित रूप से मतलब ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठता ना सर कि जैसे आपने कहा कि नसबंदी होनी चाहिए, अब नसबंदी होती है लेकिन फिर भी ऐसा कहीं अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया कि डॉग्स की जनसंख्या घटती हुई दिखी है, ऐसा कहीं दिखा नहीं, उल्टा हम देख रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जयपुर और लखनऊ, हाँ, ये 2 शहर हैं जहाँ पे एक्चुअली डॉग्स की जनसंख्या कम हुई है। हाँ। उन्होंने 70% कुत्तों की नसबंदी कर दी है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। नहीं, मैं तो सर वो डेटा लेकर आया हूँ जहां पर ये डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है, बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं तो डॉग्स की संख्या भी बढ़ी होगी। ठीक है, आप 1-2 जगह का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल देख रहा हूँ इसको अभी। नहीं, बट अगर ये इन 2 जगहों पे हुआ है तो बाकी जगह भी इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा मेरा सवाल को मेरा सुनिएगा, मैं जिम्मेदारी याद कह रहा हूँ। मैं भी वही कह रहा हूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी लेनी है कि अगर वो संख्या बढ़ रही है, जैसा जहां बढ़ रही है, या फिर डॉग बाइट्स के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहां क्या जिम्मेदारी तय हो सकती है इस कुछ फैसले के बाद? मैं वही बता रहा हूं, निश्चित रूप से जहां पर शेल्टर होम्स बनाने की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, सरकारी विभागों की रहेगी, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन संबंधित जिम्मेदारी और उनके फुट जोन जो बनाने के लिए आदेश किए, ये सभी जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो है रिस्पॉन्सिबल पूर्ण रूप से सरकार और सरकारी अधिकारी ही होंगे इसके। जी, मैं गिरिजा गोयल जी एक चीज समझना चाहता हूं, अभी जैसा मीत जी कह रहे थे कि डॉग्स के रहने से एक स्ट्रक्चर जो है हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है वो बैलेंस होता है, या उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी बनती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या हमारे समाज में डॉग्स की अनिवार्यता होनी चाहिए या उनको शेल्टर होम में भेजने से कोई बेसिक स्ट्रक्चर बिगड़ेगा उससे? आप क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कि अपना ये कुछ किसमें हेल्प करते हैं डॉग? स्ट्रीट डॉग किसी में हेल्प नहीं करते। कोई अपना स्ट्रीट डॉग जो होते हैं ना पब्लिक को नुकसान ही करते हैं। ये कोई किसी वो कीड़े मकोड़ों को काट के या एनवायरनमेंट को सही करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं है। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं अपने, अगर जैसे उन्होंने कहा कि वैक्सीन करके और है ना उसको अपना ऑपरेशन करके छोड़ देते हैं, अगर छोड़ने के बाद भी है ना बिहेवियर उनका तो चेंज हो सकता है, कभी ज्यादा खाने से, कभी भूखे रहने से, कभी एटमोस्फियर बदलने से वो बिहेवियर चेंज होगा। वो अपना नेचर छोड़ेंगे थोड़ी, काटना है किसी को काटेंगे तो वो इससे तो नुकसान ही होगा ना पब्लिक को। ये कहीं भी कोई फायदे वाला काम नहीं है। स्ट्रीट डॉग को किसी शेल्टर हाउस में या शेल्टर डॉग सेंटर बनाकर ही एक करना चाहिए, लोकलाइज करना चाहिए। भाई लोकलाइज ही इसको है ना खाना पीना और उनकी व्यवस्था होना चाहिए, वहीं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्ट्रीट डॉग जो है पब्लिक के लिए नुकसानदायक है, कहीं दूर दूर तक भी कहीं कोई फायदे वाला काम नहीं है। ठीक, इसमें अगर हम देखें जो नसबंदी की बात होती है इसका किस तरीके से इसे किया जाए, या फिर मैं आ रहा हूं सर 1 मिनट मीजिए, आप रुकिएगा, या फिर जो बात हो रही है कि इनके वैक्सीनेशन की,
उसकी प्रक्रिया बताइए। इस फैसले के बाद क्या ये संभव हो पाएगा? क्या हमारे पास उतने संसाधन भी हैं कि हम एक एक डॉग को पकड़कर वो काम कर पाएंगे? क्योंकि अगर एक भी छूटा उसमें तो फिर से वो प्रक्रिया पूरी फेल हो सकती है हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर इसमें एक भी 99% भी अगर अपने ऑपरेशन भी कर दिया, एक भी उसमें विदाउट ऑपरेशन रहेगा तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन तो एकदम कम होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ भी डॉग सेंटर जो है एनजीओ के माध्यम से संचालित होते हैं, वो एनजीओ ओनली फॉर्मेलिटी करते हैं। यहाँ प्रॉपर ढंग से है ना, यहाँ पर ग्वालियर में भी है ना उसका वो नहीं होता है कि प्रॉपर पब्लिसिटी उसकी है ना देख रेख हो एनजीओ की, या जो सेंटर है उनकी देख रेख हो। उनकी देख रेख के अभाव में वो फॉर्मेलिटी करके डॉग को पकड़ कर ले जाते हैं और वहीं कहीं ऐसे ऐसे छोड़ जाते हैं। अब उसका कईयों का तो ऑपरेशन होते ही नहीं है, वैसे ही छोड़ देखते हैं। मेरा देखा गया है कई जगह। ठीक, मीत अशर जी, इसमें एक पहलू और है सर, वो ये है कि यहाँ पर डॉग और एनिमल राइट की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एक राइट एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाना है, मुझे रनिंग करनी है अपने इलाके में अपनी सड़क पर। मैं रनिंग करता हूं तो मुझे डर लगता है कि मेरे पीछे कुत्ता ना भागने लग जाए, और उस समय सुबह के समय ज्यादा मदद भी नहीं होती है, तो वो डर के मारे नहीं जा पा रहा है। ये एक सवाल है, तो उसके राइट के अधिकार का क्या सर? क्या उसकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? उसका जो डर है सर, मैं उसका क्या क्या? हम खुद ये कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं भारत स्ट्रे डॉग फ्री बने। जो आपने कहा वो एक अलग बात है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये डॉक्टर तानिया एक ह्यूमन डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम कुत्तों को हटा देंगे तो जो रेबीज की शील्ड है वो खत्म हो जाएगी और रेबीज फास्टर स्प्रेड होगा, क्योंकि जो बाकी डॉग्स आएंगे, कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं। अगर आपके कॉलोनी में 3 कुत्ते हैं, अगर आप उनको उठा के कहीं और फिकवा देंगे तो उस एरिया में कोई और कुत्ते आके रहने लग जाएंगे। जो कुत्ते आके आपके कॉलोनी में अब रहने लगेंगे, ना उनका रेबीज का वैक्सीन हुआ है ना उनकी नसबंदी हुई है, उनसे रेबीज ज्यादा फैलेगा इंस्टेड ऑफ जो डॉग्स जिनका नसबंदी हो चुका है, जिनकी रेबीज की वैक्सीन भी हो चुकी है। ये एक बात नहीं, तो ये भी गारंटी नहीं है ना, जो अभी हमारे आसपास है उनका हो गया ये सारा प्रोसेस। मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हम सारे जितने भी लोग हैं, चाहे पीटा हो, चाहे कोई डॉग फीडर हो, कोई डॉग लवर हो, कोई नहीं चाहता कि कुत्ते रास्ते पे हो। उनके लिए वो कोई जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं है, ना उनका खाने का ठिकाना है, ना उनको छत है, उनके साथ क्रूरल्टी होती है रास्ते पे। तो हम खुद नहीं चाहते वो रास्ते पे हो। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि नसबंदी के लिए हमारे पास अगर संसाधन नहीं है, तो 10 लाख कुत्ते रखने के लिए हमारे पास शेल्टर का संसाधन होगा क्या? मैं प्रैक्टिकली आपको पूछ रहा हूँ। तो वो नहीं है, स्वाभाविक बात है। वो अगर हम सोचे कि नगर निगम कर देगा तो मुझे तो नहीं लगता वो कर पाएगा एकदम से। आज तक हम गायों के लिए नहीं कर पाए, गायों के लिए इतनी बात होती है, इतना फंड्स आता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। इसमें करप्शन भी एक बड़ी 15,000 करोड़ की लागत लगेगी अगर डॉग शेल्टर बनाने हैं ये 10 लाख कुत्तों के लिए। 15,000 करोड़ की लागत है एमसीडी के पास में कि वो इतना पैसा खर्च कर सकें। तो हम ये कुत्तों में पैसा लगाएंगे कि हम डेवलपमेंट में पैसा लगाएंगे? तो जो करना चाहिए वो इनकी नसबंदी है। तो फिर इसमें ये एनजीओ जो इनकी बात करते हैं वो भी तो सामने आ सकते हैं ना। अगर तो वो तो कर ही रहे हैं सर। आप हाँ, देखिए सर, एक मिनट, आप अगर एमसीडी का सर्कुलर देखेंगे 2 दिन पुराना, उसमें 18 एनजीओज हैं जो एबीसी कर रहे हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नसबंदी का कार्यक्रम है वो 18 एनजीओज ही कर रहे हैं दिल्ली में। एमसीडी खुद कुछ नहीं कर रही है। इसके शेल्टर्स के लिए भी क्या फंड रेजिंग नहीं हो सकती? मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ आपसे। मान लीजिए अगर सरकार कोई जमीन दे दे, उसमें कुछ बीच का रास्ता निकले, सरकार अगर मान लीजिए कोर्ट का फैसला नहीं पलटता, तो ये तो अनिवार्यता होती करना ही है। तो उसको क्या बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं? क्योंकि आप इस बात से खुद इत्तेफाक रख रहे हैं कि हम सड़कों पर नहीं देखना चाहते डॉग्स को, और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि एक्सीडेंट होते हैं, उनको बच्चे कई बार पत्थर मारते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन तो फिर अब चलिए फैसला आ भी गया है, तो इस पर हम धीरे धीरे कोई सोल्यूशन की तरफ तो बढ़ सकते हैं। वो क्या हो सकता है? कैसे हम शेल्टर्स बना सकते हैं? कि हम लोग खुद शेल्टर उन्हीं के लिए बन सकते हैं जो डॉग्स रिलीजेबल नहीं है। किसी डॉग को रेबीज है, कोई डॉग हैबिचुअल बाइटर है। अब जो कुत्ते किसी को ना काट रहे हैं, ना किसी को दौड़ा रहे हैं, ना किसी को कुछ कर रहे हैं, वो कुत्तों को आप लेकर जाके शेल्टर में बंद कर दोगे तो वो वहां अग्रेसिव होंगे, वो वहां के स्टाफ को काटेंगे, वो दूसरे कुत्तों को काटेंगे। तो प्रॉब्लम आपको पूरी तरह से देखनी होगी ना। अगर कोई कुत्ता किसी को कुछ नहीं कर रहा, फिर भी आप चाहेंगे कि वो कुत्ते को उठा के शेल्टर में बंद कर दिया जाए। वो 8 से 10 साल उसकी आयु है, वो जिएगा, वो खत्म हो जाएगा। अगर वो खत्म हो गया, उसकी नसबंदी भी हो गई, मतलब उसने कोई बच्चे भी पैदा नहीं किए हैं,
तो उसका तो लाइफ साइकिल वहीं खत्म हो गया, उसकी पीढ़ी का भी लाइफ साइकिल वहीं खत्म हो गया। अगर कोई डॉग प्रॉब्लमैटिक है तो उसको तो उठाने का। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ गिरिजा जी आपसे, अगर कोई रेबीज संक्रमित है भी, तो जितना मैंने सुना है, मे भी मैं गलत हो सकता हूं, तो उसकी लाइफ तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए ज्यादा दिन। यही हम मानते हैं ना कि अगर कोई रेबीज संक्रमित डॉग काट लेता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे डॉग्स एग्जिस्ट ही कितने दिन करते हैं, मैं थोड़ा वो ये जानना चाहता हूँ आपसे। रेबीज का जो डॉग होता है ना, वो सरवाइव करेगा ही नहीं। वो ज्यादा टाइम जो है ना, 14 दिन के अंदर वो है ना अपने आप मर जाएगा। उसको ये संक्रमण कैसे होता है, थोड़ा इसको समझाएंगे आप सर? उसको संक्रमण तो कहीं से भी, किसी भी वाइल्ड एनिमल से आ सकता है। कोई भी है ना जो ऑलरेडी पहले से इन्फेक्टेड है उससे आ सकता है। जो रेबीज का कोई इन्फेक्टेड वाइल्ड एनिमल है कहीं पर, तो उससे मैन आ जाता है। कोई ऐसा मंकी है या फिर कैट है या ना, कोई भी किसी के थ्रू वो सलाइवा के माध्यम से वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। और हर डॉग जो है, जो डॉग बाइट के मामले हैं, वो रेबीज नहीं करता है। ये भी थोड़ा मिथ है या इसमें झूठ है, सच है क्या, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, जो हर एक डॉग बाइट है ना रेबीज नहीं करता है, ये बात सही है। तो जो अगर रेबीज के इन्फेक्टेड कोई डॉग है, या वो ही है ना इन्फेक्शन आगे बढ़ा सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है कि 100% कोई डॉग बाइट करेगा और उससे रेबीज से ट्रांसफर हो जाएगी। अगर उसमें रेबीज के कीटाणु नहीं है, रेबीज का वायरस उसमें नहीं है, तो अंदर उसको इन्फेक्शन आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो सर फिर तो ये भी संभावना है ना कि रेबीज सिर्फ डॉग से नहीं, किसी और से भी आ सकता है। जैसे हमने पढ़ा है कि चूहों से भी आ सकता है, किसी भी चीज से आ सकता है। बिल्कुल, कई बार डॉग्स तो सिर्फ उसमें एक माध्यम बनते हैं कि डॉग्स के थ्रू वो आ गया, डॉग्स को कहीं और से मिला। बिल्कुल होता ही है। जो आप है ना अधिकतर जो रेबीज के जो सिम्टम्स देखते हैं हम, है ना जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया होता है या ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहां पर है ना ये ज्यादा, जहाँ पर कहते हैं कि एकदम वो पागल हो जाते हैं, जो एकदम भा जाते हैं जो डॉग है ना। वो क्या होता है, कभी स्ट्रीट डॉग से अपना काऊ है या फिर कोई कैटल है, कोई मरा हो किसी रेबीज से, उसको खाने से फिर वो इन्फेक्शन इसको डॉग में आ जाता है। वो डॉग फिर है ना दूसरे डॉग को खाते हैं, दूसरे जानवरों को बाइट करते हैं, तो वो इन्फेक्शन है ना ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। ये जरूरी नहीं है डॉग में जो रेबीज का वायरस आता है वो किसी दूसरे फॉरेस्ट के जो जानवर होते हैं उनसे ही ट्रांसफर होकर आता है इधर। ठीक, तनुज जी मैं अब थोड़ा इसके कानूनी पहलू को आपसे समझना चाहता हूं कि अब कोई व्यक्ति, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेसिफिक जगह हो, इसके लिए क्या टाइम फ्रेम है फिलहाल, और उसके बावजूद अगर कोई बीच रास्ते कहीं भी डॉग को फीड कर रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो अभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। समस्त जो भी राज्यों को नोटिस जारी हुए हैं वो अपने जवाब तलब करेंगे। जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर आगे गाइडलाइन बनाएगा। जो गाइडलाइन और नियम बनेंगे वो सभी राज्यों पर इंप्लीमेंट होंगे। देखिए, ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज हम कितने स्ट्रे डॉग से आज हम कितने सुरक्षित हैं, ये भी एक सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है, जो ऑर्डर आया है, उसके बाद हम कितने सुरक्षित होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो पहलू है वो एक आगे की तरफ दरकार करता है, और लगता है कि आने वाले समय में अगर आक्रामक और बीमार डॉग्स को अगर एक शेल्टर होम में प्रॉपर ट्रीटमेंट और व्यवस्थाओं के साथ रखा जाएगा तो निश्चित रूप से जो देश भर में हम मामले देखते हैं जिससे कई सारे लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, कईयों की मृत्यु हुई है, ऐसे मामले भविष्य में हम सोचते हैं कि कम देखने को मिलेंगे। ऐसे में डॉग्स को भी एक प्रॉपर शेल्टर भी मिलेगा और स्ट्रे डॉग्स जो है वो भी रहेंगे। उन सबकी जो कार्यप्रणाली है उसका निश्चित रूप से सरकार आने वाले समय में विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा एक अलग से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें रूपरेखाएं बनेंगी और इसमें ध्यान दिया जाएगा बकायदा। जी ठीक, मीत अशर जी, आजकल हमारे पास एक एडवांटेज है, ज्यादातर हमें सीसीटीवी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, इसीलिए हम इतने मामलों को रिपोर्ट होते देख भी रहे हैं। तो इस एडवांटेज का फायदा उठाकर क्या हम ये कर सकते हैं कि भाई इन इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं, यहाँ बच्चों पर अटैक हुआ है या किसी बुजुर्ग पर, तो वो डॉग यानी कि प्रॉब्लमेटिक हैं, उनको क्या हम यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं? उन वीडियोस के आधार पर कम से कम कोई ऐसी टास्क फोर्स हो हमारे पास कि जहां वीडियो आए वहां से उसको एलिमिनेट किया जाए, वहां से हटाया जा सकता है। बिल्कुल, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला है ना। वो जो प्रॉब्लमेटिक डॉग्स हैं जो बाइट कर रहे हैं उनको ऑलरेडी उठाने के आदेश दे दिए गए हैं, उनको रिलीज नहीं करना है ये भी बोला है। तो हम तो उसमें हम उससे
उसको नहीं, ऑब्जेक्ट कर ही नहीं उसमें रहे हैं। एज अ हम तो ये एनजीओ बोल ही या नहीं रहे हैं। एज अ जो भी इसमें पार्टी है, क्या वो भी कुछ अपना योगदान कर सकते हैं उसमें? ऐसे शेल्टर्स हैं हमारे पास शहर NGOs तो कि already ऐसे प्रॉब्लमेटिक आप- डॉग्स को हम एलिमिनेट कर कर कहीं सेफ जगह पर रख सके? हमारे पास वो संसाधन है क्या? उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सोनादी में ऑलरेडी एनजीओ का ही शेल्टर है, वो प्राइवेट शेल्टर है। हाँ। वो सरकारी नहीं है, ना सरकारी फंड है, ना सरकारी जगह है। जगह भी उन्होंने खुद ली है, चलाते भी वो खुद हैं अपने पैसे से। लोगों जो दयालु लोग हैं जो फंड देते हैं उसके सपोर्ट से वो चलाते हैं इस चीज को। सोनादी में ऑलरेडी है। क्योंकि मुझे और ऐसा भी लगता है shelters सर हैं कि जहाँ अगर पे- मैं सनातन धर्म की बात करूं तो वहां पर डॉग को भी एक दर्जा दिया गया है, उसको भी हम देखते हैं कि बिल्कुल। रोटी देने का एक दर्जा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग दान करना नहीं चाहेंगे या उसको फीड करना नहीं चाहेंगे। बहुत लोग हैं गाय के और एक डॉग के लिए रोटी निकालते हैं सुबह अपने घर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यवस्था बनेगी तो शायद ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं पहुंचेगी मदद, या हम सरकार पर ही निर्भर होंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं इतना ही बोल रहा हूं लेकिन कि सारे जो डॉग्स हैं, जो बात प्रॉब्लमैटिक डॉग्स को उठा के शेल्टर में रखने की, उसको कोई अपोज नहीं कर रहा है। बात यह है कि सारे डॉग्स को जो प्रॉब्लमैटिक नहीं भी हैं उनको भी उठा लिया जाए। तो इतने शेल्टर्स तो हैं ही नहीं, इतने शेल्टर बन भी नहीं सकते। 10 लाख कुत्तों के लिए कितने शेल्टर अमित चाहिए जी, होंगे? मीत जी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी डॉग्स को उठाने का जो ऑर्डर दिया था वो 11 अगस्त का था। आज उसमें बिल्कुल, मैं वही संशोधन कह हुआ रहा है। हूँ। जी, मैं वही समझा रहा हूँ, मैं वही आज समझा से रहा हूँ बीमार, कि एज ए आज आक्रामक बीमार, जी आज आक्रामक बिल्कुल, बीमार बिल्कुल। और केवल वो जिन्हें रेबीज जैसी संक्रामक बीमारियां जी, हैं, जी, जी। ऐसे डॉग्स जी। को केवल शेल्टर होम में रखा चलिए जाए। ठीक, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल। अब ये, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसको न्यूज स्टेट ने कई बार उठाया भी है, और अब इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं, तो एक सॉलिड कोई हमारे पास आने वाले समय में प्लान हो जाएगा और आप जैसे लोग भी इसमें कुछ योगदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े फिलहाल इस चर्चा का हिस्सा बने। और सेफ्टी देखिए डॉग्स की भी जरूरी है, लेकिन ह्यूमंस, बच्चों की, बुजुर्गों की, उनकी भी सड़क पर चलते जरूरी है। तो एक बेहतर रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।